नमस्कार दोस्तों, मेंस अ डे में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमें नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे क्वेश्चंस डिस्कस करने चाहिए। सबसे ज्यादा कमेंट्स मुझे आए हैं आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से। इसीलिए इस हफ्ते जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा वो आईआर से होंगे, इंटरनेशनल रिलेशन से होंगे। इनमें से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है बट दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। आज का जो हमारा सवाल है वो सेंट्रल एशिया के ऊपर आधारित है। अब सेंट्रल एशिया के ऊपर आधारित हम सबको पता है कि 2024 के मेंस में सवाल पूछा गया। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि 2024 का जो मेंस एग्जामिनेशन सितंबर में समाप्त हुआ है उसमें 2024 के मेंस के अंदर यह सवाल पूछा गया सेंट्रल एशिया के बारे में। बट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वन क्वेश्चन विच इज नॉट द सेम, बिल्कुल सेम नहीं है, सेंट्रल एशिया के ऊपर ही आधारित है, लेकिन मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा अप्रोचेस में। दोनों क्वेश्चन सेंट्रल एशिया के बारे में होंगे, लेकिन जो पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है उसकी डिमांड अलग है। जनरली हम क्या करते हैं, हम अपने माइंड में कोई भी जानकारी यदि हम याद करके रखते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हम कोशिश करते हैं कि जितनी जानकारी हमारे पास है हम उसे उस क्वेश्चन में उतार दें ताकि मैक्सिमम इंपैक्ट पड़ जाए। ये स्ट्रैटेजी कई बार कामयाब भी होती है बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चंस आर वेरी जेनेरिक, लेकिन कई बार क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक, एक बहुत ही सटीक चीज पूछ रहा होता है। इसलिए आज ये देखेंगे और अगर आप मेरे साथ बने रहे तो आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से दोनों क्वेश्चंस की अप्रोचेस अलग अलग होगी। कंटेंट हो सकता है कि 60-70% सिमिलर ही हो। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं हर हफ्ते आपके साथ मेंस अ डे के प्रोग्राम में मंडे से थर्सडे में एक मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और क्वेश्चन पढ़ के आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। 2 मिनट का वक्त लीजिए, वीडियो चाहे पॉज करना है पॉज करिए। आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, आप इस क्वेश्चन की बॉडी कैसे डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्चर में क्या क्या मेन सब हेडिंग्स होंगी और अल्टीमेटली आप इसे कैसे कंक्लूड करेंगे। चाहे कंक्लूजन अभी के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन 2 से 3 मिनट लगाइए और सोचिए, because this exercise needs to be conducted day in and day out for you to be able to write the actual examination. Central Asia's relevance as a geostrategic gold mine is diminishing in the current century. Current century कौन सी चल रही है? 21st century. How far do you agree with this statement? अब ये लिखना आपने है 10 मार्क्स के अंदर या 150 वर्ड्स के अंदर। ये भी याद रखिएगा कि ये 10 मार्क्स यानी 150 शब्द का आंसर है। तो इसको आप सोच सकते हैं कि कैसे इसे आप अप्रोच करेंगे। मैं इसकी अप्रोच के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको दूंगा, आप ये देखिएगा कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन की कोर डिमांड को एड्रेस करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल एशिया, अब सेंट्रल एशिया में जेनरली हम कंसिडर करते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं जिनमें आते हैं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। These 5 Central Asian republics are being talked about. बट सेंट्रल एशिया में आप अगर और एक्सप्लोर करो तो शायद आप सेंट्रल एशिया के अंदर कुछ ऐसी कंट्रीज जो यूक्रेन और उसके आसपास है उसे भी यूज कर सकते हो, ऑल्दो उसे ईस्टर्न यूरोप में गिना जाता है, ठीक है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल एशिया हम जनरली इसी 5 कंट्रीज की बात कर रहे होते हैं क्योंकि उसके बियॉन्ड जो है यूरोप कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है। तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन की जो इमेज है क्या वो डिमिनिश हो रही है? सवाल है ये, आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? अब ऑब्वियसली जब भी आप सेंट्रल एशिया के बारे में पिछले 3 से 4 साल में पढ़ते आए हैं, आप उसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हो। इंडिया के लिए वो एक एक्सटेंडेड नेबरहुड की तरह है, इंडिया के लिए वो एक सिल्क रूट का पार्ट रहा है, एंशिएंट सिल्क रूट जो 3rd सेंचुरी बीसी से चलती आ रही है। इनफैक्ट 3rd मिलेनियम बीसी से ऐसा कहा जा रहा है कि वो चलती आ रही है, जिसके थ्रू व्यापार और लोगों का आइडियाज का आदान प्रदान होता आ रहा है, जिसमें सेंट्रल एशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एक स्टॉपेज है। इसके अलावा आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से उसके एनर्जी रिसोर्सेज, उसके मिनरल रिसोर्सेज और उसके अफगानिस्तान को हैंडल करने की कैपेबिलिटीज के ऊपर बात करते हो। बट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट इंडिया।
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भारत के बारे में फोकस नहीं है। हाँ, आप भारत के बारे में मेंशन कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करनी है। जियो स्ट्रेटेजिक का मतलब है कि जो उसकी लोकेशन है, जियो है ना, उसके तौर पे वो लॉन्ग टर्म में, स्ट्रेटेजिक मतलब लॉन्ग टर्म मल्टी डायमेंशनल रिलेशंस या मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। स्ट्रेटेजिक की जब भी बात होती है उसमें मल्टीपल डायमेंशंस आते हैं। जैसे सबसे पहला डायमेंशन आता है सिक्योरिटी, देन आता है ट्रेड, ठीक है, देन आता है डिफेंस कोलैबोरेशन, ठीक है, देन आता है कॉमन इंटरेस्ट्स, कुछ भी कोई भी प्रकार के यदि कॉमन इंटरेस्ट्स अगर आपको उस देश के साथ दिखते हैं, या आपको मल्टीलेटरल फोरा पे, मल्टीलेटरलिज्म में कुछ एस्पेक्ट दिखते हैं, या आपको क्लाइमेट चेंज कोऑपरेशन में, ठीक है, या आपको एनर्जी में, तो जो मल्टीपल डायमेंशन से जरूरी जगहें होती हैं वो जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होती हैं। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, व्यापार के पर्सपेक्टिव से, क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से, एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, प्रॉबेबली फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, प्रॉबेबली और कोई नेचुरल रिसोर्सेज के पर्सपेक्टिव से यदि वो जगह जरूरी है तो जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अब आपने ये बताना है कि क्या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस खो रहे हैं। अब पहले तो हम इस क्वेश्चन की ये जो स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट करते हुए कुछ बातें बताएंगे। क्या सेंट्रल एशिया के अंदर ओवरऑल इंटरेस्ट कम हो रहा है? इसके कुछ इंस्टेंसेस, इक्का दुक्का इंस्टेंसेस हमारे सामने आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज के UNFCCC के गोल्स के अंडर अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हो, नेट जीरो एमिशंस की तरफ जा रहे हो, if you are setting targets for 2050 2070 like India and other countries have done, तो आप फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंस कम करोगे। और फॉसिल फ्यूल्स जिसके लिए ये एरियाज जाने जाते हैं, क्रूड ऑयल के लिए, नेचुरल गैस के लिए, उसे कम करोगे तो ऑब्वियसली डिक्लाइन इन इंटरेस्ट होगा। सिमिलरली अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की इंगेजमेंट देखें या इन्वॉल्वमेंट देखें तो वो सेंट्रल एशिया से हटी है। इसका एक कारण है डोनाल्ड ट्रंप के साथ स्टार्ट हुआ जो अमेरिकन प्रोटेक्शनिज्म है एंड अमेरिकन विड्रॉल फ्रॉम डिफरेंट एरिनाज है। तो ये सेंट्रल एशिया में भी दिखा जब से अफगानिस्तान से बाहर गए हैं। तो सेंट्रल एशिया के अंदर जो है इंटरेस्ट कम नजर आया है वेस्टर्न पावर्स का। प्लीज अंडरस्टैंड, स्पेसिफाई करना है वेस्टर्न पावर्स का। तीसरा, अगर नए रूट्स बनते हैं ट्रेड के, व्यापार के नए रूट्स बनते हैं, जैसे कि आर्कटिक आइस मेल्ट होने की वजह से नदर्न सी रूट बन सकता है एक नया व्यापार का ट्रेड रूट, अगर ऐसा होता है तो सेंट्रल एशिया की इंपॉर्टेंस थोड़ी और कम हो सकती है। चौथा, 2021 से जो स्टार्ट हुआ, 22 से स्टार्ट हुआ यूक्रेन रशिया वॉर जो है, उसका रिपल इफेक्ट आता है सेंट्रल एशिया पे, क्योंकि बहुत सारी सप्लाई चेन्स जो वीट की हो, मिनरल्स की हो, गैस की हो, ये सारी डिसरप्ट होती है। तो लोग यानी कि जो कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि हम डाइवर्सिफाई करें अपने आप को और सेंट्रल एशिया से थोड़ा डीलिंक हो जाए। लेकिन सिर्फ यही 3 या 4 पॉइंट सफिशिएंट है, बिकॉज आपका आंसर इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला है। सेंट्रल एशिया की रेलेवेंस बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। खास तौर पे पिछले कुछ समय में अगर उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए, वो एक ब्रिज की तरह काम करता है यूरोप और एशिया के अंदर। और अगर आप चाइना, रशिया, इंडिया, इनके पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये बेहद एक्टिव हुए हैं पिछले 15 से 20 साल में फ्रॉम इन द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो ये रीजन के अंदर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन इतना ज्यादा है और इतना प्रेवलेंट है कि इसके लिए बहुत सारी कंट्रीज, खास तौर पे इंडिया, चाइना, रशिया का जो ट्रिपल 3 कंट्रीज हैं, वो तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। दोस्तों, बिफोर वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, एक छोटा सा रिमाइंडर, हमारा मेंस मेंटोरशिप बैच स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट इसके जो है 2 हफ्ते हो चुके हैं और लास्ट भी जो है इसका एनरोलमेंट चल रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए, अब सेंट्रल एशिया की इंपॉर्टेंस है जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स के लिए। देखिए, योर वर्ल्ड आप जानते हैं डिवाइड हो चुका है वेस्ट और रशिया, चाइना
एक्सिस में आप कह सकते हो मल्टीलेटरलिज्म भी है या प्लूरीलेटरलिज्म भी है, जहां पे भारत भी एक सेंटर ऑफ पावर है, अफ्रीका एक अलग सेंटर ऑफ पावर बनना चाहता है। लेकिन अल्टीमेटली इस जद्दोजहद में जो सेंट्रल एशिया है उसकी अलाइनमेंट किस तरफ है, वो किस तरफ ज्यादा अपने आप को अलाइन करता है, इस पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर में यूरोप और एशिया के बीच में ट्रेड लिंक्स, व्यापार है ना, लोगों का, सर्विसेज का आदान प्रदान कैसे होगा। तो जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट के लिए के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। सिक्योरिटी डायनेमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, नॉट फॉर एंटायर रीजन, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान का गढ़ है और अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट है। ऑल्दो तालिबान हैज टाइम एंड अगेन इन द रिसेंट पास्ट रिटरेटेड कि हम अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या किसी तरीके एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जगह नहीं देंगे अफगानिस्तान में, बट इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। अब अफगानिस्तान को काउंटर करने के लिए सेंट्रल एशिया, जो उनके साथ वेस्टर्न बॉर्डर के 3 कंट्रीज वेस्टर्न बॉर्डर लगाती है अफगानिस्तान के साथ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इवन फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द एंटायर रीजन। एनर्जी सप्लाई के लिए सेंट्रल एशिया बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेड या व्यापार में यूरोप से कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए नए ट्रेड रूट्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और रीजनल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, इनफैक्ट बढ़ी। आप इसकी इंपॉर्टेंस की एग्जांपल के तौर पे SCO या शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को साइट कर सकते हो, जिसने रीसेंट टाइम्स में अपनी समिट मीटिंग्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया है, नए मेंबर्स को इंक्लूड किया है और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स अनाउंस की है। अलॉन्ग विद दैट आप रैट्स यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट जो मैकेनिज्म है उसके बारे में बात कर सकते हो, जहां पे एंटी टेररिज्म या एंटी इंसर्जेंसी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और साथ ही साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जाती है इस रीजन के अंदर। तो ये रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी पर्सपेक्टिव से। एंड फाइनली इस क्वेश्चन में आप इंडिया का जो है सेंट्रल एशिया के साथ एंगेजमेंट बता सकते हैं, बट दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, नॉट in the form of complete explanation, because the demand of the question is not from Indian perspective, भारत के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन की डिमांड नहीं, लेकिन क्योंकि आप भारत में हो, यूपीएससी का मेंस लिख रहे हो, इसलिए इंडिया के लिए रेलेवेंस थोड़ा बहुत मैटर तो जरूर करता है। आप इसे मेंशन करोगे विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो आखिरी का जो 3/4 पेज है या हाफ पेज भी है, उसमें लास्ट की 2 लाइनें छोड़ देना कंक्लूजन के लिए, और यहां पे इस प्रकार का फ्लो चार्ट बना सकते हो जहां पे इंडिया और सेंट्रल एशिया ने रीसेंट टाइम्स में किस प्रकार के कनेक्टिविटी और ट्रेड एग्रीमेंट्स, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज का आदान प्रदान खासतौर पे इंडिया की तरफ से, डिफेंस कोऑपरेशन और डिफेंस ट्रेनिंग जैसे खासतौर पे इंडिया की तरफ से, डिप्लोमेटिक कल्चरल इनिशिएटिव्स और समिट लेवल। तो इंडिया सेंट्रल एशिया समिट कंडक्ट की गई पहली बार 2022 में। समिट मतलब कि प्राइम मिनिस्टर्स, द लीडिंग ऑल द लीडर्स ऑफ द कंट्रीज, टॉप मोस्ट लीडर्स ऑफ द कंट्रीज विल मीट इन अ समिट। तो ये जो 2022 से 2019 से शुरुआत हुई है, इसके अंदर हमने बहुत सारे एग्रीमेंट्स को भी आगे चलाने की कोशिश की है, चाहे वो अशगाबाद एग्रीमेंट हो, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो, आईमैक हो, जिसमें हो सकता है कि हम लेटर ऑन सेंट्रल एशिया को भी इंक्लूड करें, चाहे वो ईरान के थ्रू हमारा एक्सपोर्ट का चाबहार का प्रोजेक्ट, इन सभी जगहों पे सेंट्रल एशिया का एक क्रिटिकल रोल रहा है। इसीलिए इसको आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखाएं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ एंटायर आंसर। कमिंग बैक टू द कंक्लूजन, आप वे फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन देंगे जो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, बट प्लीज अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हमने बताया कि क्यों ऐसा लग रहा है कि डिक्लाइन है, लेकिन बट we don't believe that, we don't agree with this statement, so hence in conclusion please mention that whether you agree with the statement or not. Do not try to conclude in the first. लोग क्या करते हैं, जब इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है तो वो अपना एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट पहले इंट्रोडक्शन में ही दे देते हैं। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाई? बिकॉज पहले आप आर्ग्यूमेंट तो रखोगे फॉर एंड अगेंस्ट, उसके बाद डिसीजन लोगे तो आपका आंसर ज्यादा प्रैग्मेटिक लगेगा। नाउ 2024 के मेंस में क्या सवाल पूछा गया था? क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज इवॉल्विंग डिप्लोमैटिक,
economic and strategic relations with Central Asian republics, highlighting their increasing significance in regional and global geopolitics. अब ये जो सवाल है इसमें मेन फोकस इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशंस है. मेन फोकस इज इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशंस. दैट इज व्हाई इन दिस आंसर यू विल स्टार्ट विद इंडिया एंड सेंट्रल एशियाज रेलेवेंस, कि भारत के लिए सिल्क रूट से जुड़ा हुआ है सेंट्रल एशिया. हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी सदियों से चली आ रही है सेंट्रल एशिया के साथ. ठीक है, आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि एक समय में जब कनिष्क रूल किया करते थे सेंट्रल एशिया के साथ हमारा डायरेक्ट लिंकेज था. तो यू कैन टॉक अबाउट दिस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन द बिगिनिंग. इन द मिडिल यूल टॉक अबाउट इंडियाज एंड सेंट्रल एशियाज एंगेजमेंट्स. आप इस पे फोकस करोगे एंड देन यू विल गिव फ्लो चार्ट के फॉर्म में रीजनल और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में सेंट्रल एशिया की इंपॉर्टेंस. अब ये रिवर्स हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रिवर्स हो गई है. क्वेश्चन में अब इंडिया सेंट्रल एशिया मेन डिमांड है और हाईलाइट करना है तुमने बस कि सेंट्रल एशिया की इंपॉर्टेंस क्या है. सो हाउ यू विल हाईलाइट? यू विल हाईलाइट विद SCO, you will highlight with connectivity projects, you will highlight with how China has been investing in Central Asia through its Belt and Road Initiative. ठीक है, you will highlight by the new energy resources, ठीक है, and mineral resources, ठीक है, that are being found in Central Asia. ये सब तुम डिस्कस करोगे. इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस, अफगानिस्तान पोस्ट विड्रॉल, अफगानिस्तान के अंदर US फोर्सेस के विड्रॉल के बाद कितना इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें आप डिस्कस करोगे. ठीक है, डिस्कस करने का मतलब है ये फ्लो चार्ट में होंगी. और इंडिया सेंट्रल एशिया के बीच में क्या क्या एंगेजमेंट्स हुई है रिसेंट टाइम्स में, ट्रेड में, सर्विसेज में, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के अंदर, एंटी टेररिज्म पार्टनरशिप के अंदर, डिफेंस कोलैबोरेशन के अंदर, ये मेन आंसर में डिस्कस करोगे. तो अब आप ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो जो 2024 में पूछा गया था. जरूर मुझे आंसर में बताइए कि हाउ यू विल कंक्लूड क्वेश्चन नंबर 1 दिस, इसका कंक्लूजन कैसा होगा, एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो मेंस 2024 का सवाल है. अगली बार तक के लिए धन्यवाद और आप हमसे जुड़े रहिए और हम आपके साथ इसी तरीके से मेंस के आंसर्स डिस्कस करते रहेंगे. धन्यवाद.